नमस्कार, न्यूज के इकलौते फैमिली शो न्यूज की पाठशाला में आप सभी का बहुत स्वागत। मैं हूं सुशांत सिन्हा। ये वो पाठशाला जहां सबकी क्लास लगती है। खबर का हर चैप्टर इतने विस्तार से खोलते हैं कि आप उस खबर के मास्टर होकर निकलते हैं। तो रोज की तरह सबसे पहले आपको बता देता हूं कि आज पाठशाला में क्या क्या है और कौन कौन सी क्लास लगेगी। सबसे पहले बात होगी सोनिया गांधी, राहुल गांधी, केजरीवाल। क्या प्रधानमंत्री मोदी अगले 45 दिन में सबको जेल भेजने वाले? यह सवाल क्यों पूछा जा रहा है, इसका जवाब क्या है, आज दोनों आपको बताऊंगा। क्या मोदी अपने सुपारी मैन को बचाने के लिए बेचैन है? अब यह सुपारी मैन कौन है, उसे बचाने की बेचैनी का जिक्र कहां से आया, आज यह भी बताऊंगा। यह जो नया नया बना गठबंधन है इंडिया, वो क्यों परेशान है कि 15 सितंबर तक मोदी कुछ बड़ा करने वाले हैं, आज इसके बारे में भी बताऊंगा। फिर बात होगी उन मुसलमानों की जिन्हें मुसलमान ही खत्म कर देना चाहते हैं। मोदी का वो बड़ा फैसला जो 2.5 करोड़ मुसलमानों को बचा लेगा, उसके बारे में बताऊंगा। सीमा हैदर से बदला पाकिस्तान नहीं बल्कि चीन लेने वाला है क्या? सीमा और अंजू की कहानी में चीन के एंगल का ट्विस्ट कैसे आ गया है, यह भी बताऊंगा। फिर बात होगी आपसे जुड़ी एक खबर की। आपका व्हाट्सएप मैसेज जो आप करते हैं, एक मैसेज चीन को कितना अमीर बनाता है, चीन तक कितना पैसा पहुंचाता है, आज उसका चैप्टर भी है, जरूर देखिए। और फिर बाढ़ बारिश की तबाही लौटी तो रूह कपा देने वाली खौफनाक तस्वीरें कैसे आई हैं, वो आपको दिखाऊंगा। बारिश से मची तबाही की वो तस्वीरें जो कमजोर दिल वाले ना देखें। चीन की कमाई के बारे में आपको बताई, व्हाट्सएप मैसेज से कैसे होती है वो बताऊंगा। लेकिन पाठशाला में पहले दिन भर की बड़ी खबरों का रिवीजन, उसके बाद पहला चैप्टर। मणिपुर हिंसा के मामले में सीबीआई एक्शन में आ गई। सीबीआई ने 6 एफआईआर दर्ज की है और अब तक 10 आरोपियों को गिरफ्तार किया जा चुका है। इधर मणिपुर में महिलाओं के साथ बर्बरता करने वाले वायरल वीडियो पर आज सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई नहीं हो पाई। आम आदमी पार्टी की राष्ट्रीय प्रवक्ता प्रियंका कक्कड़ के खिलाफ एफआईआर दर्ज हो गई है। प्रियंका पर आरोप है कि टीवी डिबेट के दौरान उन्होंने बीजेपी के प्रवक्ता के खिलाफ आपत्तिजनक शब्दों का इस्तेमाल किया। बीजेपी नेता की शिकायत पर प्रियंका कक्कड़ के खिलाफ नोएडा पुलिस ने केस दर्ज किया है। विकासशील इंसान पार्टी के प्रमुख मुकेश सहनी अपने रथ को लेकर अब सुर्खियों में। 4 करोड़ की लागत से तैयार रथ पर मुकेश सहनी ने निषाद संकल्प यात्रा शुरू की। इस यात्रा के दौरान वो अपने 4 करोड़ के रथ में बिहार, झारखंड और यूपी के 80 जिलों से गुजरेंगे। मुकेश सहनी का रथ हर उस सुविधा से लैस है जो किसी 5 स्टार होटल में होता है। इसमें 18 कैरेट सोने का भी इस्तेमाल किया गया है। जम्मू कश्मीर के कुलगाम में पुलिस ने बड़े आतंकी मॉड्यूल का भंडाफोड़ किया। पुलिस ने 4 आतंकियों को गिरफ्तार किया है। आतंकियों के पास से पिस्टल, ग्रेनेड और कारतूस बरामद हुए हैं। चारों पर पिछले साल सुरक्षा बलों पर ग्रेनेड पर फेंकने का आरोप है। दिल्ली के औरबिंदो कॉलेज के पास एक युवक ने लड़की के सिर पर रॉड से हमला कर दिया। इस हमले में लड़की की मौत हो गई है। पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस के मुताबिक आरोपी युवक उस लड़की से शादी करना चाहता था, लेकिन लड़की के परिवार वालों ने शादी से इनकार कर दिया, जिससे नाराज होकर आरोपी ने लड़की की हत्या कर दी। पपुआ न्यू गिनी ने 2024 में होने वाली आईसीसी T20 वर्ल्ड कप के लिए क्वालिफाई कर लिया। ईस्ट एशिया पैसिफिक क्वालिफायर में खेले गए मैच में पपुआ न्यू गिनी ने फिलीपींस को 100 रनों से हरा दिया। वेस्टइंडीज और अमेरिका की मेजबानी में होने वाले इस टूर्नामेंट में कुल 20 टीमें हिस्सा लेंगी और अब तक कुल 15 टीम क्वालिफाई कर चुकी हैं। तो ये हो गया दिन भर का रिवीजन। अब पाठशाला की पहली क्लास, जिसमें आपको बताऊंगा कि क्या सोनिया गांधी, राहुल गांधी, केजरीवाल, नरेंद्र मोदी 45 दिन में इन सबको जेल भेजने वाले हैं। मोदी अपने सुपारी मैन, सो कॉल्ड सुपारी मैन को बचाने के लिए बेचैन है क्या? और इंडिया क्यों परेशान है कि 15 सितंबर तक मोदी कुछ बड़ा ना कर दे? अपने गठबंधन का नाम इंडिया रखकर जो विपक्ष अभी तक उत्साहित दिख रहा था, अब उसके कैंप में खलबली मची हुई दिख रही। विपक्ष को जिसे लगता है या जो वो नैरेटिव बना रहा है कि नरेंद्र मोदी डर गए हैं, वो विपक्ष खुद डरा हुआ लग रहा है कि अगले 45 दिन में प्रधानमंत्री मोदी कुछ बड़ा तो नहीं करने वाले। क्या अगले दिन में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 45 दिन में नरेंद्र मोदी
सोनिया राहुल केजरीवाल को जेल तो नहीं भेजने वाले। और ये डर उनके अंदर इसलिए बैठ गया है, इसको विस्तार से समझाऊंगा, लेकिन इस डर का बीज कहां से पड़ा? क्योंकि नरेंद्र मोदी सरकार ने सुप्रीम कोर्ट जाकर ईडी के डायरेक्टर का कार्यकाल 45 दिन के लिए बढ़वा लिया है। अब विपक्ष यही माहौल बना रहा है कि इन्हीं 45 दिनों में पीएम मोदी कुछ बड़ा करने का सोच रहे हैं। सोनिया गांधी, राहुल गांधी, अरविंद केजरीवाल सबको जेल भेजकर पूरे विपक्ष के गठबंधन को ही खत्म कर देंगे, ऐसे सवाल उठने लगे। विपक्ष पहले ही ईडी को लेकर पीएम मोदी के खिलाफ माहौल बनाता रहा है कि ईडी का राजनीतिक इस्तेमाल किया जाता है। ईडी मतलब एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट, प्रवर्तन निदेशालय। लेकिन अब जब ईडी डायरेक्टर का कार्यकाल 1.5 महीने के लिए बढ़ गया तो विपक्ष फिर से पीएम मोदी पर हमलावर हो गया। विपक्ष का आरोप है कि ईडी ने विपक्षी गठबंधन के खिलाफ सुपारी ले रखी है। मतलब वो जो सुपारी मैन को लेकर नरेंद्र मोदी बेचैन है, वो सुपारी मैन एक तरीके से ईडी के डायरेक्टर को बताया जा रहा है। और क्यों कहा जा रहा है वो मैं आपको बताऊंगा। लेकिन विपक्ष एक तरीके से कह रहा है जैसे ईडी को सुपारी दे दी गई है विपक्ष की, और इसलिए ईडी डायरेक्टर के लिए सरकार इतना परेशान है कि वो इन सबको जेल भेजें, फिर अपना कुर्सी उनकी जाती है ईडी डायरेक्टर की तो जाए। एक बार विपक्ष के सांसद क्या क्या कह रहे हैं वो सुनिए, फिर आपको बताता हूं कि विपक्ष का डर, ये नैरेटिव कितना सही है। क्या वाकई नरेंद्र मोदी ने ईडी को विपक्ष के नेताओं की सुपारी दे रखी है? क्या अदालत में हुआ है? एक एक चीज डिटेल से बताऊंगा, लेकिन पहले विपक्ष के सांसदों को सुनिए। आखिर ऐसा 1.5 महीना में क्या होने वाला है, ये एक बड़ा मौजूद सवाल है। आप साक्षी रहेंगे, ये पार्लियामेंट साक्षी रहेगा। जो हम लोग आज कह रहे हैं कि इन्होंने भरपूर प्रयत्न किया बिहार की सरकार को इनस्टेबल करने के लिए, बंगाल को भी, झारखंड को, पर ये असफल रहे राजनीतिक रूप से। अब ये एजेंसी का इस्तेमाल करके तमाम विरोधी दल के नेताओं पर झूठा, फर्जी मुकदमा लगाना चाहते हैं। ईडी वो हथियार है जो सिर्फ बीजेपी के लिए काम करती है। और जैसे मेरे सीनियर नेताओं ने कहा कि बंगाल, बिहार और झारखंड को टारगेट किया है भारतीय जनता पार्टी ने और ईडी ने, ताकि ये सरकार डिस्टेबलाइज हो और इंडिया अलायंस कमजोर हो। यानी मोटे तौर पर ये इंडिया के सांसद ये बता रहे हैं कि जो ईडी के डायरेक्टर का कार्यकाल अगले 45 दिन के लिए और बढ़ा है, जिसके लिए सरकार सुप्रीम कोर्ट गई, पूरा मामला अभी बताऊंगा, वो इसलिए है कि ये अगले 45 दिन में नेताओं को फंसा देंगे, सरकारें गिरा देंगे, किसी किसी को जेल में डाल देंगे। देखिए, ये बात सच है कि भ्रष्टाचार के मामलों में ईडी और दूसरी जांच एजेंसियों के रडार पर कई बड़े नेता हैं। इनके मामलों की फाइल तेजी से आगे बढ़ रही है। लेकिन ईडी के डायरेक्टर के कार्यकाल को बढ़ाने के मामले को सिर्फ इस राजनीतिक आरोप से जोड़कर नहीं देखा जा सकता कि ईडी विपक्ष के नेताओं को टारगेट कर रही। अरे बॉस, अगर यही करना होगा कि दुनिया में अगर एक ही आदमी बचा है क्या कि वो ईडी का डायरेक्टर है, तो सारे लोग जो हैं वो टारगेट हो जाएंगे और कोई दूसरा ईडी का डायरेक्टर आ जाएगा तो टारगेट नहीं होंगे। लेकिन नैरेटिव बन रहा है और इसलिए हमें उन तर्कों को भी देखना होगा जो तर्क और जो दलीलें ईडी डायरेक्टर के कार्यकाल को बढ़ाने को लेकर सुप्रीम कोर्ट के सामने केंद्र सरकार ने रखी। पहली दलील यह दी गई कि कुछ दिनों में देश में एफएटीएफ की टीम आने वाली है। यह एक बेहद असाधारण स्थिति है। एफएटीएफ मतलब फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स, जो पाकिस्तान पे एक्शन नहीं ले रहा था एफएटीएफ, वही एफएटीएफ की टीम जो है वो भारत आने वाली है। एफएटीएफ के रिव्यू से देश की रैंकिंग निर्भर करती है। इसलिए जो ईडी के मौजूदा डायरेक्टर हैं मिश्रा जी, इनके कार्यकाल को बढ़ाने की जरूरत है। दूसरी दलील सुप्रीम कोर्ट में केंद्र ने यह दी कि एफएटीएफ की टीम 3 नवंबर को आई, लेकिन तैयारियां उससे पहले ही कर ली जाती। इससे देश की मदद होगी। जो रेटिंग एफएटीएफ देती है वो देश की अर्थव्यवस्था के लिए जरूरी होती है, क्योंकि बहुत कुछ क्रेडिट रेटिंग पर निर्भर करता है। तीसरी दलील, एफएटीएफ की टीम का आना सालाना कार्यक्रम नहीं है जो किसी को हैंडओवर कर दिया जाए। आखिरी बार ऐसा 2010 में हुआ था। तो नरेंद्र मोदी सरकार कह रही है कि भैया इसलिए हमको इस आदमी की जरूरत है। 2010 के बाद अब 2023 में 13 साल बाद एफएटीएफ की टीम आ रही है और इसलिए ईडी के मौजूदा डायरेक्टर का रहना जरूरी है।
चौथी दलील यह दी गई कि मनी लॉन्ड्रिंग और आतंकी फंडिंग का मुद्दा बेहद अहम है और इसका रिव्यू ईडी को करना है, इसलिए जरूरी है कि ईडी निदेशक को 15 अक्टूबर तक का सेवा विस्तार दिया जाए। पांचवी दलील केंद्र की तरफ से यह दी गई कि अगर ईडी डायरेक्टर का कार्यकाल नहीं बढ़ाया जाता तो इससे देश की प्रतिष्ठा को नुकसान होगा, मनी लॉन्ड्रिंग से जुड़ी जांच प्रभावित होगी और देश की इमेज पर नकारात्मक प्रभाव पड़ेगा। छठी दलील में कहा गया कि ईडी के जो डायरेक्टर हैं संजय मिश्रा, जिन्हें बार बार एक्सटेंशन मिलने पर सुप्रीम कोर्ट ने भी कहा कि यह ठीक नहीं है, उन्हें हटाने के लिए कहा था सुप्रीम कोर्ट ने, लेकिन मोदी सरकार फिर सुप्रीम कोर्ट गई यह कहते हुए कि संजय मिश्रा ही पद पर बने रहे। अभी इसकी जरूरत है क्योंकि भारत के पड़ोसी यह चाहते हैं कि भारत FATF की ग्रे लिस्ट में आ जाए। उन्होंने पड़ोसी देशों का नाम नहीं लिया, लेकिन कौन चाहते हैं आप समझ सकते हैं। सातवीं दलील कोर्ट में यह दी गई कि वैसे तो ईडी के मौजूदा डायरेक्टर संजय मिश्रा ईडी के डायरेक्टर के तौर पर मौजूदगी ऐसी नहीं है कि जिसे बदला ना जा सके, लेकिन वो कई सालों से ईडी के निदेशक हैं, इसलिए FATF के कार्यक्रम को देखते हुए उनकी मौजूदगी जरूरी है। क्योंकि भाई 2018 से करीब जो है संजय मिश्रा ईडी के डायरेक्टर हैं, आज 2023 हो गया, तो मोदी सरकार ये कह रही है कि भाई 5 साल से वो देख रहे हैं, इतना इंपॉर्टेंट जंक्चर है, इतना इंपॉर्टेंट मौका आया हुआ है कि FATF की टीम आ रही है, अब एकदम से इनको हटा दीजिएगा, नया डायरेक्टर आएगा, वो कैसे चीजें हैंडल करेगा नहीं करेगा, देश के लिए जरूरी है कुछ दिन और रहने दीजिए, तैयारी करा के उसके बाद ये चले जाएं। और वो ये भी कह रहे हैं कि भाई ऐसा नहीं कि आदमी बदला नहीं जा सकता, बदल देंगे, लेकिन वो FATF वाले चीज की तैयारी पूरी हो जाने दीजिए। और इसीलिए सुप्रीम कोर्ट ने 45 दिन का और वक्त भी दे दिया संजय मिश्रा को कि ठीक है 45 दिन और रखिए क्योंकि देश का मसला है। लेकिन विपक्ष इन बातों पर ध्यान ही नहीं दे रहा। वो सुप्रीम कोर्ट मान गया लेकिन विपक्ष मानने को तैयार नहीं। वो केंद्र सरकार की दलीलों को खारिज कर रहा है, जबकि आप देखिए कि इन दलीलों को राष्ट्रहित में खुद सुप्रीम कोर्ट ने माना है और ईडी डायरेक्टर संजय मिश्रा का कार्यकाल 45 दिन और बढ़ाने की परमिशन दे दी, वो भी तब जब खुद 15 दिन पहले ही सुप्रीम कोर्ट ईडी डायरेक्टर संजय मिश्रा के एक्सटेंशन को गैरकानूनी बता चुका था। भाई जो ये ईडी डायरेक्टर है संजय मिश्रा, इनके बारे में आपको बताऊं, भाई इनका कार्यकाल बार बार बढ़ रहा था, तो हुआ कि इनको हटाया जाए, मामला सुप्रीम कोर्ट चला गया। 18 नवंबर 2023 तब तक इनका कार्यकाल था ईडी डायरेक्टर के तौर पर, किसका? संजय मिश्रा जी का। तो यह मामला चला गया कोर्ट। अब कोर्ट क्यों गया यह भी आपको बताऊंगा, क्यों विपक्ष इतना परेशान। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने क्या किया, सुप्रीम कोर्ट ने इसको घटा दिया और कहा कि नहीं 31 जुलाई 2023 को इनको रिटायर कर दीजिए, हो गया, बहुत कर लिए ये काम, इनको रिटायर कीजिए, घर भेजिए, हो गया। फिर केंद्र ने दलीलें दी जो मैंने अभी आपको बताया, तो अब सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि ठीक है इनका कार्यकाल जो है 15 सितंबर 2023 तक बढ़ा देते हैं, मतलब 45 दिन और दे दी। केंद्र सरकार अक्टूबर तक कह रही थी, सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि नहीं 15 सितंबर तक इनको बोलिए सारी तैयारी करें और उसके बाद इनकी विदाई कीजिए, किसी और को लेकर आइए। अब केंद्र की दलीलों को सुनने के बाद सुप्रीम कोर्ट ने तो यह माना कि संजय मिश्रा का कार्यकाल बढ़ाना देश हित से जुड़ा है। सुप्रीम कोर्ट ने अपने फैसले में कहा कि कोर्ट यह मानता है कि सामान्य हालात में ईडी डायरेक्टर के कार्यकाल को बढ़ाने की याचिका को सुनना ही बेकार होता है, लेकिन जनहित को देखते हुए संजय मिश्रा को कुछ और दिन पद पर बने रहने की अनुमति दी जाती। केंद्र ने मांग की थी कि ईडी डायरेक्टर का कार्यकाल कम से कम 15 अक्टूबर तक बढ़ाया जाए, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने संजय मिश्रा का कार्यकाल 15 अक्टूबर की जगह सिर्फ 15 सितंबर तक बढ़ाया। हालांकि केंद्र की तरफ से पेश सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने कोर्ट से फिर कहा कि ईडी डायरेक्टर का कार्यकाल 30 सितंबर तक तो बढ़ा दीजिए सर, लेकिन कोर्ट ने इससे भी इनकार कर दिया और अपने आदेश में कहा कि कोर्ट यह क्लियर करता है कि इसके आगे ईडी डायरेक्टर के कार्यकाल को बढ़ाने की किसी भी याचिका पर अब कोई सुनवाई नहीं होगी। ईडी डायरेक्टर 15 सितंबर की रात तक ही पद पर बने रहेंगे। आप यह देखिए कि जब सुप्रीम कोर्ट को भी केंद्र की दलीलों में दम लगा कि मामला राष्ट्रहित का है, मामला टेरर फंडिंग और ग्लोबल रेटिंग का है, तो सुप्रीम कोर्ट ने ईडी डायरेक्टर के कार्यकाल को कुछ दिन बढ़ाने से इनकार नहीं किया, जबकि वही सुप्रीम कोर्ट अपने फैसले में ईडी डायरेक्टर के कार्यकाल को 31 जुलाई तक खुद सीमित कर चुका था। यानी स्थिति को समझते हुए सुप्रीम कोर्ट ने अपना स्टैंड बदला, लेकिन बॉस इस देश में विपक्ष का स्टैंड तो बदलता नहीं।
उन्हें हर चीज नरेंद्र मोदी पर डालनी है, तो विपक्ष का स्टैंड अब भी वही है जो पहले था। वो पहले भी यही कहते थे कि ईडी का तो राजनीतिक इस्तेमाल हो रहा है, ईडी सीबीआई इनकम टैक्स तो सरकार की सहयोगी है। महाराष्ट्र में विपक्ष के बड़े नेता उद्धव ठाकरे ने तो हाल ही में एक इंटरव्यू में कह दिया कि प्रधानमंत्री मोदी को 36 पार्टियों की जरूरत नहीं है। प्रवर्तन निदेशालय यानी ईडी, इनकम टैक्स यानी आयकर विभाग और सीबीआई ही एनडीए के 3 मजबूत दल हैं। ये जब तक एनडीए में तब तक इनको ये सब नहीं दिखता था। इनकी ज्ञान चक्षु अभी अभी खुले। विपक्ष के बाकी दलों के नेता भी अब यही माहौल बना रहे हैं। आरोप लगा रहे हैं कि ईडी डायरेक्टर का कार्यकाल इसलिए बढ़ाया गया क्योंकि अगले 45 दिन में कुछ राज्यों में ईडी की कार्रवाई का डर दिखाकर सरकारों को अस्थिर किया जाएगा, जैसे महाराष्ट्र में किया गया। सुनिए एक बार आरजेडी के सांसद मनोज झा क्या कह रहे हैं। असल कहानी यह है जो ईडी के कॉरिडोर में चल रही है कि इन्होंने सुपारी ली कि ये जो इंडिया अलायंस है इसको कितना मैं डिस्टेबलाइज करके दूंगा, उसके आधार पर मुझे आगे भी पुरस्कार दीजिएगा। मतलब आप ईडी की जांच के लिए सवाल? मैं तो सीधे कह रहा हूँ, ईडी पूरी की पूरी तरह एक उपकरण है। महाराष्ट्र सबसे बड़ा उदाहरण है, उसके बाद कुछ बचा क्या? ये कोशिश करेंगे बिहार, बंगाल, दिल्ली, पंजाब, उड़ीसा तो नहीं, अभी इधर हटाते रहे, बिहार, बंगाल, झारखंड, पंजाब, दिल्ली। तो आप कह रहे हैं आने वाले 15 दिन में ईडी की रेट बढ़ेंगी? आप 45 दिनों का इन्होंने टाइम लिया है और आप देखते रहिए, मेरी बात गलत नहीं है। अब अगर कहीं दुनिया में कुछ लॉजिक नाम की एक चीज एग्जिस्ट करती होगी, अगर बची होगी, तो कोई भी ये पूछेगा कि एक सांस में कहते हैं कि ये लोग ईडी का इस्तेमाल कर रहे हैं लेकिन डरा नहीं पा रहे हैं, सरकार गिरा नहीं पा रहे, और दूसरी सांस में कह रहे हैं कि 45 दिन और मिल गया है संजय मिश्रा को ताकि वो सरकारें गिरा देंगे, लोगों को अंदर कर देंगे। कैसे सरकार गिरा देंगे जब इतने दिन में नहीं गिरा पाए? क्या ऐसा अफलातूनी हो जाएगा 45 दिन में? या तो इनको पता है कि भैया सबूत मिला हुआ है, ये आदमी ताबड़तोड़ काम करता है, उसके बाद फाइलें जो हैं और निपटेंगी तो कई लोग अंदर जाएंगे। और दूसरी बात कि दुनिया में एक ही संजय मिश्रा है जो सरकार गिराने का डिप्लोमा कोर्स करके आए हैं हार्वर्ड से या कहीं और से, जिनको सरकार गिराना आता है ईडी में रहते हुए। बाकी कोई ईडी का चीफ बनेगा तो नहीं हो पाएगा। तो इसका मतलब ये 45 दिन बाद जब संजय मिश्रा हट जाएंगे तो विपक्ष मान लेगा कि अब ईडी जो है वो सरकार की हथियार नहीं है। भाई आप ही ना कह रहे हैं कि इनका एक्सटेंशन इसलिए हुआ है कि सरकार गिरा सकते, तो ये आदमी चला जाएगा, उसका सरकार नहीं गिर पाएगी, कोई कार्रवाई नहीं हो पाएगी क्योंकि सरकार को तो कोई और मिल नहीं रहा होगा अगर वो सरकार गिराने के लिए ऐसे लोगों को लाती है तो। लेकिन ये तब भी कहेंगे, मैं आपको लिख के दे रहा हूं, 45 दिन क्या 50 दिन, 70 दिन, 90 दिन बाद भी यही कहेंगे कि ईडी के जरिए देखिए हमको डराया जा रहा है, क्योंकि नैरेटिव ही वही है। जब सुप्रीम कोर्ट ये मान रहा है कि ईडी डायरेक्टर पर फैसला राष्ट्रहित में है तो विपक्ष को इसमें क्या दिक्कत है? बात तो सिर्फ 45 दिन की है, कोई 2 साल 3 साल के लिए तो कार्यकाल बढ़ा नहीं है। देखिए विपक्ष की परेशानी यह है कि भ्रष्टाचार के कई बड़े बड़े मामलों में उनके कई नेताओं के नाम है और उन नेताओं से पूछताछ भी हो चुकी है, उनके केस की फाइल तेजी से आगे बढ़ रही है, इसलिए विपक्ष तनाव में है। पिछले साल जून जुलाई में नेशनल हेराल्ड केस में सोनिया गांधी और राहुल गांधी से ईडी पूछताछ कर चुकी है। नेशनल हेराल्ड केस में कांग्रेस के नेता पवन बंसल और मल्लिकार्जुन खड़गे से भी ईडी पूछताछ कर चुकी है। इतना ही नहीं, लैंड फॉर जॉब केस में इसी साल अप्रैल में बिहार के डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव से ईडी पूछताछ कर चुकी है। लैंड फॉर जॉब केस में इसी साल मई में राबड़ी देवी से ईडी 5 घंटे पूछताछ करके आई है। दिल्ली के शराब घोटाले में ईडी का शिकंजा कस चुका है, मनीष सिसोदिया जेल में है और शराब घोटाले में केजरीवाल से सीबीआई पूछताछ कर चुकी है। दिल्ली के शराब घोटाले में ही तेलंगाना के सीएम केसीआर की बेटी के कविता से भी इसी साल मार्च में ईडी पूछताछ कर चुकी है। मई में शरद पवार के करीबी और उनके गुट के प्रदेश अध्यक्ष जयंत पाटिल से IL&FS घोटाले में ईडी ने 9 घंटे पूछताछ की। तमिलनाडु में डीएमके सरकार के उच्च शिक्षा मंत्री पोन मुदी से ईडी 8 घंटे पूछताछ कर चुकी है। कोयला केस में टीएमसी नेता और ममता बनर्जी के भतीजे अभिषेक बनर्जी की पत्नी से ईडी पिछले महीने पूछताछ कर चुकी है। और ये सारे नेता उसी इंडिया के हैं जिसको ईडी के डायरेक्टर से दिक्कत है, और इसलिए दिक्कत है उनको क्योंकि उनको लग रहा है कि जब से 2018 से संजय मिश्रा ईडी के प्रमुख के पद पर बैठे हैं तब से फाइलें तेजी से खुलने लगी हैं, जांच तेजी से होने लगी है। उनकी चिंता यह है कि यह आदमी हटे तो कम से कम कुछ गति नीचे है, कुछ फाइलें धीरे खुले।
इसके अलावा भी ईडी के रडार पर कुछ नेता हैं। जैसे अगर मैं आपको बताऊं कि ईडी के रडार पर कौन कौन है जिस वजह से इन लोगों को दिक्कत हो रही है कि भाई संजय मिश्रा को हटाओ। एक नाम है हेमंत सोरेन का। हेमंत सोरेन ये झारखंड के सीएम है। इनका माइनिंग लीज केस जो है ये भी ईडी की रडार पर है भैया, और इन पे गंभीर आरोप है कि इन्होंने खुद को माइंस जो है अलॉट कर दी। इसके बाद एक और नाम है जो ईडी के रडार पर है, वो है उमर अब्दुल्ला। ये पूर्व सीएम है जम्मू कश्मीर के, जेएनके बैंक केस। उसके बाद एक और नेता है फारूक अब्दुल्ला, वो भी ईडी की रडार पर हैं। इनके अब्बा जान है फारूक अब्दुल्ला। इनके ऊपर जेएनके क्रिकेट एसोसिएशन केस है। एक और नाम है भूपेंद्र हुड्डा का। भूपेंद्र हुड्डा ये हरियाणा के पूर्व सीएम है। ये लैंड डील केस में इन पर ईडी जो है वो नजर गड़ाए बैठी है। अशोक गहलोत के करीबी एक व्यक्ति हैं, उन पर भी ईडी की नजर है पेपर लीक केस में, अशोक गहलोत के करीबी पर। इसके अलावा जो नेता ईडी के शिकंजे में आ चुके हैं उनमें संजय राउत, डीके शिवकुमार जैसे नेता शामिल हैं। अब आपको यह लिस्ट देखकर ऐसा लग रहा होगा कि शायद इन्हीं मामलों को लेकर ईडी डायरेक्टर के कार्यकाल को बढ़ाया गया और इसी वजह से विपक्ष आरोप लगा रहा है कि 45 दिन में मोदी सबको जेल भेज देंगे। लेकिन जब हमने इसका सच खंगाला तो एफएटीएफ वाली दलील में बहुत दम दिखा। एफएटीएफ यानी फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स के बारे में आप डिटेल में समझिए। एफएटीएफ यानी फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स ये एक इंटर गवर्नमेंटल संस्था है, यानी कई देशों के बीच काम करने वाली एक इंटरनेशनल संस्था है, अंतरराष्ट्रीय संस्था। इसकी स्थापना दुनिया भर में हो रहे अवैध फाइनेंसिंग को रोकने के लिए 1989 में हुई। 2001 में एफएटीएफ के अंडर टेरर फाइनेंसिंग की जांच को भी शामिल कर दिया गया कि भाई आतंक के लिए जरा देखिए, चेक कीजिए कौन पैसा दे रहा है, नहीं दे रहा है, किधर उधर पैसा जा रहा है। फिर एफएटीएफ विश्व भर में कई देशों के फाइनेंस से जुड़े नियमों की जांच करता है। इसका आकलन करता है कि उन देशों में अवैध फाइनेंसिंग को रोकने के लिए उचित नियम हैं या नहीं है, उसकी जांच करता है और बदलाव के सुझाव देता है। यानी अगर आप देखेंगे ये जो एफएटीएफ है, मोटे तौर पर इसका काम जो है, एफएटीएफ टेरर फंडिंग पे काम करता है कि कौन भाई आतंक के लिए पैसा इधर से उधर कर रहा है, अवैध फाइनेंस को रोकता है, इधर से उधर गलत पैसा ना जाए, अवैध फाइनेंस को रोकता है, किस देश ने कितना काम किया है अवैध फाइनेंस को रोकने के लिए, इसकी जांच करता है। अमेरिका में अगर आप देखेंगे जो 9/11 का आतंकी हमला हुआ था, उसके बाद एफएटीएफ का सबसे बड़ा फोकस टेरर फंडिंग पर हो गया। इस मामले में गहन जांच कर वो उन देशों की लिस्ट बनाता है जिन्होंने सही तरीके से टेरर फंडिंग को रोकने के लिए काम किया है या नहीं किया है, वो तय होता है। जिन भी देशों का इस लिस्ट में नाम आ जाता है, उन देशों को वैश्विक संस्था जैसे आईएमएफ हो गया, वर्ल्ड बैंक हो गया, या किसी बड़े देश से फंड या लोन ले पाना ये लगभग असंभव हो जाता है। एफएटीएफ की ग्रे या ब्लैक लिस्ट में आए देशों को इंटरनेशनल संस्थाएं और बड़े देश बहुत कठिन शर्तों पर बहुत कम कर्ज देते हैं। जैसे आपको नहीं बताया था पाकिस्तान की बहुत दो कौड़ी की हालत हो गई थी, नाक रगड़वा दिया था इसी एफएटीएफ ने कि तुमको अभी डाल देंगे ग्रे लिस्ट से ब्लैक लिस्ट में। जिन देशों पर ये शर्तें लागू हो जाती हैं वो बर्बादी की कगार पर आ जाते हैं, जैसे पाकिस्तान के साथ हुआ था। पाकिस्तान भी एफएटीएफ की ग्रे लिस्ट में आ गया था क्योंकि उसने इंटरनेशनल मॉनेटरी लॉन्ड्रिंग और टेरर फंडिंग को रोकने के लिए बहुत कम प्रयास किए थे। ग्रे लिस्ट में आने से पाकिस्तान की जीडीपी को 3,12,000 करोड़ रुपए का नुकसान हुआ। संजय मिश्रा जो ईडी के मौजूदा डायरेक्टर हैं, उनको पद पर बनाए रखने के लिए एक दलील यही दी गई है कि एफएटीएफ बहुत सालों के बाद इंडिया आ रही है उसकी टीम, और यह कोई सालाना कार्यक्रम नहीं है जिसके लिए किसी को भी जिम्मेदारी सौंप दी जाए। भारत साल 2010 में एफएटीएफ का मेंबर बना। 2010 में एफएटीएफ की टीम भारत आई थी, जिस साल मेंबर बने उस साल आई, तब मनमोहन सिंह मुख्य प्रधानमंत्री थे। इस दौरान एफएटीएफ की टीम ने भारत के फाइनेंस नियमों और टेरर फंडिंग को रोकने के प्रयासों की जांच की। एफएटीएफ ने आखिरी बार यह जांच 2013 में की थी,
उस समय एफएटीएफ ने भारत के फाइनेंस नियमों में कुछ कमियां बताई थी। एफएटीएफ को कोविड के दौरान भारत आना था, लेकिन कोविड नियमों की वजह से वो आ नहीं पाए और जांच के लिए इसी साल नवंबर में आने का फैसला किया। और जब अब ये एफएटीएफ की टीम आएगी तो वो देखेगी कि भारत में आतंकवाद की को लेकर कोई फाइनेंसिंग तो नहीं हो रही, अवैध फाइनेंसिंग को रोकने के लिए भारत ने क्या एक्शन लिया है, जिसकी फाइल रिपोर्ट जो है वो जून 2024 में आएगी। 2010 की रिपोर्ट में एफएटीएफ ने कहा था कि अवैध फाइनेंसिंग की जांच भारत में लंबी खिंचती है, इसमें कुछ कानूनी अड़चने भी हैं और एक्शन में भी बहुत तेजी नहीं है। तब एफएटीएफ की टीम ने कहा था कि भारत में इन सब सुधारों में वक्त लगेगा। 2010 और 2013 में एफएटीएफ ने भारत पर फाइनेंशियल सिस्टम पर जो सवाल उठाए थे, कुछ सुझाव दिए थे। अब उसको सुझाव दिए तो 10 साल हो गए। अब वो आएगा, एफएटीएफ की टीम आएगी, कहेगी दिखाओ जरा क्या किया तुमने। अब ये संजय मिश्रा जो ईडी के डायरेक्टर हैं, जिनके पास पिछले 5 साल से क्या काम हुआ है सबकी जानकारी है, विपक्ष चाहता है कि इनको 45 दिन का भी एक्सटेंशन न दो, क्योंकि उसका नैरेटिव है कि हमको जेल भेज देंगे। मोदी सरकार ये कह रही है कि भाई ये इतना इंपॉर्टेंट टाइम है, ये लोग आके ग्रे लिस्ट में मान लीजिए डाल दिए, कोई दूसरा नया डायरेक्टर बैठा, वो ठीक से समझा नहीं पाया, बता नहीं पाया, फिर क्या करोगे? इंडिया ग्रे लिस्ट में चला गया तब, क्योंकि अब 10 साल बाद भारत की परीक्षा का वक्त है। 2014 में नरेंद्र मोदी ने सरकार में आते ही एफएटीएफ के सवालों और सुझावों को गंभीरता से लिया और अवैध फाइनेंसिंग को रोकने के लिए ईडी को खुली छूट दी। सरकार के एक्शन को आपको फैक्ट्स के जरिए बताता हूं। मनी लॉन्ड्रिंग को रोकने के लिए जो अहम संस्था है ईडी, उसे नरेंद्र मोदी ने पावरफुल बनाया ताकि ये टेरर फंडिंग, अवैध फंडिंग, ये सब रुके। और कल को एफएटीएफ जैसे अब आ रही है जांच करने, वो आए तो उसको दिखाएं कि देखो भैया हम काम कर रहे हैं। अब नरेंद्र मोदी ने ईडी को जो ताकत दी, उसके बाद ईडी भी एक्शन में जबरदस्त तेजी से दिखने लगा। अगर आप देखेंगे कि ईडी ने क्या काम किया, मोदी ने जब पावर दी तो उसके बाद कैसे काम हुआ, ईडी का एक्शन देखिए। भाई एक जमाना था जब ईडी जो है वो थोड़ा मारता था, मक्खी वक्खी काम करता था पर ज्यादा नहीं। लेकिन अब देखिए जब पावर मिली तो क्या हुआ। 2004 से लेकर 2014 तक ईडी के कितने केसेस थे? 112 मामले जो हैं, 112 मामलों पर एक्शन हुआ। ईडी ने 112 मामलों पर एक्शन लिया और 5,346 करोड़ की संपत्ति जब्त की। ये कब का बता रहा हूं आपको? 2004 से 2014 के बीच। अब 2014 से 2022 के बीच देखिए कितने केस दर्ज किए? 3010 मामलों में एक्शन हो गया। मतलब आप देखिए कहां 112 मामले में जो ईडी एक्शन लेती थी, उसने 3000 मामलों में एक्शन ले लिया 8 साल में, और वहां 10 साल में 112 मामले और करीब 1 लाख करोड़ की संपत्ति जब्त की। संपत्ति कितनी जब्त की? 1 लाख करोड़। कहां 5000 करोड़ की संपत्ति 10 साल में जब्त हुई, यहां 8 साल में ईडी ने 1 लाख करोड़ की संपत्ति जब्त की। अब यह होता है काम। और इसी के साथ मोदी सरकार ने टेरर फंडिंग पर भी नकेल कसने के लिए एक्शन लिया। जून 2022 में टेरर एक्टिविटी से जुड़े हुए देश भर में 1250 करोड़ रुपए की प्रॉपर्टी को चिन्हित किया। उसमें से 884 करोड़ की प्रॉपर्टी को अटैच किया और 98 करोड़ की संपत्ति को फिजिटिव इकोनॉमिक ऑफेंडर एक्ट के तहत नामित कर दिया। सितंबर 2022 में टेरर फंडिंग केस में देश के 11 राज्यों में रेड डाली गई और 100 से ज्यादा पीएफआई के मेंबर पकड़े गए। फरवरी 2023 में ईडी ने बताया कि उन्होंने कश्मीर में मनी लॉन्ड्रिंग केस में 12 आतंकियों पर एक्शन लिया है, उनकी संपत्ति अटैच की है, जिसमें से 4 आतंकियों ने खुद कबूल किया कि वो टेरर फंडिंग में शामिल थे। आपको यह भी लग रहा होगा कि अगर एफएटीएफ की मीटिंग हो भी रही है तो क्या संजय मिश्रा के अलावा ईडी में कोई और अधिकारी नहीं है जो एफएटीएफ के रिव्यू में देश के लिए यह इनपुट दे सके? यह सवाल सुप्रीम कोर्ट में भी उठा था। लेकिन इसके बारे में भी आपको बताते हैं, किसी भी देश की फाइनेंसिंग की जांच एफएटीएफ 5 राउंड में करती है। भारत 4 राउंड पूरे कर चुका है। संजय मिश्रा इसमें 2020 से जुड़े हुए हैं भाई।
5वें और आखिरी राउंड के लिए एफएटीएफ की टीम इसी साल नवंबर में 3 हफ्ते के लिए आएगी। संजय मिश्रा के कार्यकाल में भारत ने एफएटीएफ के सभी राउंड क्लियर किए हैं। अगर कोई नया अधिकारी आएगा तो एफएटीएफ के आखिरी और सबसे जरूरी राउंड में कुछ कमी रह जाने का रिस्क हो सकता है। और दुनिया में जिस तरह की अस्थिरता है, जिस तरह की गुटबाजी है, जिस तरह से चीन भारत की टांग खींचने में पूरा जोर लगाता है, उसमें भारत अपनी तरफ से कोई कमी नहीं छोड़ना चाहता, सिर्फ इसलिए कि विपक्ष को नैरेटिव बनाना है कि देखिए देखिए ईडी का डायरेक्टर नहीं बदल रहे, 45 दिन बढ़ा लिए सरकार गिराने के लिए, हमको अरेस्ट कराने के लिए। इस नैरेटिव के चक्कर में पड़कर नरेंद्र मोदी देश का नुकसान नहीं करा सकते, इसलिए दौड़े दौड़े गए उनके लोग सुप्रीम कोर्ट में कि सर समझिए ये देश का मसला है भाई, ये यही आदमी ने 4 राउंड क्लियर कराया, आप कह रहे 5वें राउंड में हटा दीजिए इसको। इसलिए गए थे, कोई सुपारी मैन नहीं है वो नरेंद्र मोदी के। देश के लिए इस वक्त सबसे इंपॉर्टेंट लोगों में से एक है ईडी के डायरेक्टर संजय मिश्रा। जिनको नहीं समझना न समझे, और जिनके दिल में थोड़ा भी देश होगा उनको ये फैक्ट समझ में आएंगे। लेकिन जिनके दिल में मुसलमानों के होने का दावा था, सोचिए आज वो भी इस बात पर चुप है कि मुसलमान को मुसलमान ही खत्म करने पर आ गए। पाठशाला में अब वो क्लास जो कल अधूरी रह गई, उन मुसलमानों का चैप्टर जिन्हें मुसलमान ही खत्म करना चाहते हैं, और मोदी का वो फैसला जो 2.5 करोड़ मुसलमानों को बचा लेगा। मैंने आपको कल बताया था कि मुसलमानों में शिया और सुन्नी के अलावा एक समुदाय और है, और वो है अहमदिया मुसलमान, जो बाकी मुसलमानों के टारगेट पर है। अहमदिया मुसलमानों को लेकर आंध्र प्रदेश में वक्फ बोर्ड के एक प्रस्ताव की बहुत चर्चा है। आज उसके बारे में बात करूंगा, लेकिन पहले आपको बता रहा हूं कि आपने अमूमन ये सुना होगा मुसलमान मतलब आपने सुना सुन्नी या आपने सुना शिया। लेकिन आज हम जिन मुसलमानों की बात कर रहे हैं, जिन्हें मुसलमान ही काफिर बता रहा है, मुसलमान मानने को तैयार नहीं है, खत्म कर देना चाहता है, वो मुसलमान है अहमदिया मुसलमान। और ये क्यों आज की डेट में खुद मुसलमानों के टारगेट पर है, आज आपको बताता हूं। और वो जो मुसलमानों के सबसे बड़े मसीहा बनकर घूमे इतने साल, वो इस पर चुप है, और कैसे वो नरेंद्र मोदी जिन्हें मुसलमानों का सबसे बड़ा दुश्मन बताया जाता है, वो इनके लिए काम कर रहा है, वो भी बताऊं। आंध्र प्रदेश वक्फ बोर्ड ने इस साल फरवरी में एक प्रस्ताव पारित किया। क्या लिखा प्रस्ताव में? लिखा कि जमीयत उलमा आंध्र प्रदेश के 26 मई 2009 के फतवे के मुताबिक अहमदिया समुदाय को काफिर घोषित किया जाता है, यानी अहमदिया समुदाय को मुसलमान ही नहीं माना जाएगा। अब 2023 में इनको 2009 वाला फतवा याद आया कि नहीं, हम तो अब मान रहे हैं कि ये मुसलमान है ही नहीं, अहमदिया मुसलमान। अहमदिया मुसलमानों को इस्लाम से बाहर करने के इस प्रस्ताव पर 20 जुलाई को केंद्रीय अल्पसंख्यक मंत्रालय से शिकायत की गई कि बॉस ऐसे कैसे निकाल देंगे इन लोगों को, ये मुसलमान नहीं है, फिर ये क्या है? इतने साल से ये थे अहमदिया मुसलमान, आज की डेट में आपने काफिर घोषित कर दिया। ये हिंदू है नहीं, सिख है नहीं, ईसाई है नहीं, जैन है नहीं, बुद्ध है नहीं, और आपने मुसलमान मानने से मना कर दिया, तो ये क्या बचे फिर? ये पूछना ना चाहिए उन लोगों को जो मुसलमान चिल्लाते हैं, लेकिन वोट बैंक के चक्कर में सब चुप। शिकायत मिलने के बाद मोदी सरकार एक्टिव हुई और फौरन अल्पसंख्यक मंत्रालय ने आंध्र प्रदेश वक्फ बोर्ड को फटकार लगाई। केंद्रीय अल्पसंख्यक मंत्रालय ने आंध्र प्रदेश सरकार को पत्र लिखा और कहा कि अहमदिया मुसलमान समुदाय ने 20 जुलाई 2023 को जानकारी दी थी कि कुछ वक्फ बोर्ड अहमदिया समुदाय का विरोध कर रहे हैं और अहमदिया समुदाय को इस्लाम के दायरे से बाहर घोषित करने के लिए अवैध प्रस्ताव पारित कर रहे हैं। यह अहमदिया समुदाय के खिलाफ हेट कैंपेन की तरह है। ना तो यह वक्फ बोर्ड के कार्यक्षेत्र में आता है और ना ही वक्फ बोर्ड के पास ऐसा कोई अधिकार है कि वो अहमदिया या किसी भी समुदाय की धार्मिक पहचान तय करे। यहां तो सबसे बड़ा सवाल पहले तो वक्फ बोर्ड पे कि तुम क्यों हो भाई? ना हिंदू, ना सिख, ना ईसाई, इनके पास तो कोई वक्फ बोर्ड नहीं है या इस तरह की कोई अपनी आइडेंटिटी नहीं है। सवाल तो तुमसे पूछा जाना चाहिए। यहां वक्फ बोर्ड बता रहा है कि अहमदिया मुसलमान काफिर हैं, ये तय करेंगे कि कौन मुसलमान है कौन नहीं। इस लेटर में आगे लिखा केंद्रीय अल्पसंख्यक मंत्रालय ने
कि वक्फ एक्ट 1995 मुख्य तौर पर भारत के वक्फ संपत्तियों के प्रशासन और प्रबंधन के लिए बना है। यह कानून राज्यों के वक्फ बोर्ड को किसी भी समुदाय को गैर मुस्लिम घोषित करने के लिए कोई शक्ति तो देता नहीं है। तुम जमीन देखो, जायदाद देखो, वक्फ की संपत्ति है, बिल्डिंग है, जमीन है, क्या है, ये सब देखो। तुम कब से तय करने लग गए भाई वक्फ बोर्ड कि ना ये तो काफिर हैं और ना ये तो मुसलमान हैं? मोदी सरकार ने अहमदिया समुदाय को गैर मुस्लिम बताने वाले आंध्र प्रदेश वक्फ बोर्ड को फटकार लगाई और आंध्र प्रदेश सरकार से कहा कि बॉस आप देखिए क्या हो रहा है आपके राज्य में। इसके बाद भी जमीयत उलमाए हिंद जैसी संस्थाएं खुलकर अहमदिया समुदाय का विरोध कर रही हैं। जमीयत उलमाए हिंद ने आंध्र प्रदेश वक्फ बोर्ड के प्रस्ताव के समर्थन में 25 जुलाई को एक प्रस्ताव पारित कर दिया। अच्छा, ये क्या बोल रहे हैं प्रस्ताव पारित करते हुए कि वक्फ बोर्ड की स्थापना वक्फ संपत्तियों और मुसलमानों के हितों की रक्षा करने के लिए हुई है। 1974 को वर्ल्ड मुस्लिम लीग के दौरान 110 देशों के प्रतिनिधियों ने घोषणा की थी कि अहमदिया समुदाय इस्लाम से बाहर है। अहमदिया समुदाय मुसलमानों के प्रति दुश्मनी का भाव रखता है, इसलिए अहमदिया समुदाय को गैर मुस्लिम घोषित करने का आंध्र प्रदेश वक्फ बोर्ड का फैसला बिल्कुल सही है। लेकिन जमीयत उलमाए हिंद के इस बयान पर केंद्रीय अल्पसंख्यक मंत्रालय ने फिर फटकार लगा दी। मोदी सरकार के मंत्रालय ने कहा कि इस बयान से ऐसा लगता है जैसे आंध्र प्रदेश वक्फ बोर्ड भारत की संसद नहीं बल्कि जमीयत के आदेशों के अधीन काम करता है। तो उधर आंध्र प्रदेश वक्फ बोर्ड को याद दिलाया मोदी सरकार ने कि भैया तुम्हारा काम नहीं है काफिर और गैर मुस्लिम और मुस्लिम घोषित करना, और इधर जमीयत उलमाए हिंद को याद दिलाया कि वक्फ बोर्ड अगर किसी के अधीन काम करेगा, किसी को सुनेगा तो भारत की संसद को सुनेगा, जमीयत उलमाए हिंद को नहीं सुनेगा। यानी मोदी सरकार अहमदिया मुसलमानों के साथ खड़ी है। आपको यह भी समझना चाहिए कि अहमदिया समुदाय के ये लोग कौन है ये मुसलमान जिन्हें ये लोग काफिर बता रहे हैं, उनका इतिहास क्या है। अहमदिया मुस्लिम धर्म का एक समुदाय है जिसकी स्थापना 1889 में हुई। अहमदिया मुसलमान समुदाय की स्थापना हजरत मिर्जा गुलाम अहमद ने। हजरत मिर्जा गुलाम अहमद के बारे में कहा जाता है कि वो अल्लाह के आदेश पर आए। हजरत मिर्जा गुलाम अहमद का जन्म पंजाब के कादियान इलाके में हुआ, इसी वजह से अहमदिया को कादियानी भी कहते हैं। अहमदिया समुदाय का गठन इस्लाम में सुधार लाने के लिए किया गया, जिसके तहत कट्टरपंथ को दूर कर इस्लाम में प्रेम, शांति और न्याय को बढ़ावा देना था। पैगंबर मोहम्मद के सही आदेशों का पालन करना और उनका प्रचार प्रसार करना था। अहमदिया मुसलमान जीसस क्राइस्ट, बुद्ध, गुरु नानक और भगवान कृष्ण को भी मानते हैं। अहमदिया समुदाय इस्लाम में महिलाओं को बराबरी का हक देने की लड़ाई लड़ता है। अहमदिया मुसलमानों को कानून का पालन करने वाला और शिक्षित समुदाय माना जाता है। दुनिया में अहमदिया समुदाय की आबादी 1.5 करोड़ से 2 करोड़ के करीब है। कुछ लोगों का दावा है कि 2.5 करोड़ तक भी हो सकते हैं। एक अनुमान के मुताबिक भारत में करीब 10 लाख अहमदिया मुसलमान। अब यह भी बताता हूं कि अहमदिया मुसलमानों से बाकी मुसलमान क्यों चिढ़ते हैं, इस नफरत की वजह क्या है। पहली वजह है मुसलमान पैगंबर मोहम्मद साहब को आखिरी नबी मानते हैं, जबकि अहमदिया मुसलमान अपने संस्थापक मिर्जा गुलाम अहमद को मोहम्मद साहब के बाद नबी मानते हैं। दूसरी वजह, मूल इस्लाम के आने के 1200 साल बाद अहमदिया समुदाय की स्थापना हुई, इसलिए अहमदिया को मुसलमान नहीं मानते कई लोग। तीसरी वजह, कट्टरपंथी मुस्लिम धर्म गुरुओं का अहमदिया समुदाय विरोध करता है और एकता की बात करता है, इसलिए भी कुछ लोगों को यह पसंद नहीं आते। चौथी वजह, जिहाद, बदला, दुनिया में इस्लामी राज के कॉन्सेप्ट को अहमदिया समुदाय नहीं मानता, इसलिए कई कट्टरपंथियों को यह पसंद नहीं आते। आपके साथ बड़ा फ्रॉड हो सकता है आपके व्हाट्सएप के जरिए, और इसलिए यह चैप्टर बड़े ध्यान से देखिए क्योंकि इसमें भी चीन का एंगल है। पाठशाला में अब आपके उन व्हाट्सएप मैसेजेस का चैप्टर जिससे चीन की कमाई हो रही है। पाठशाला में कुछ दिन पहले मैंने आपको भोपाल में साइबर फ्रॉड के शिकार भूपेंद्र विश्वकर्मा की एक खबर दिखाई थी। किस तरह साइबर ठगों से परेशान होकर भूपेंद्र ने अपने 2 बच्चों और पत्नी के साथ पूरे परिवार को खत्म कर लिया था, सुसाइड कर लिया था। भूपेंद्र से सिर्फ एक गलती हुई थी कि उसने व्हाट्सएप पर आए एक्स्ट्रा कमाई के एक मैसेज पर रिप्लाई कर दिया था, बस इतनी गलती। और उसके बाद साइबर ठगों ने पहले अकाउंट खाली किया उसका और फिर भारी लोन के जाल में फंसा दिया, और उसके बाद तो पूरा परिवार ही खत्म।
इस समय देश में एक्स्ट्रा कमाई के झांसे में हजारों लोग फंसे हुए हैं और करोड़ों रुपए गंवा चुके हैं। हैदराबाद पुलिस ने एक ऐसे गिरोह को पकड़ा जो लोगों को पहले व्हाट्सएप पर एक्स्ट्रा कमाई करने का मैसेज भेजते हैं और बाद में उनका पैसा गायब करके उन्हें चाइनीज ऐप से शॉर्ट टर्म लोन दिलवाकर भारी कर्ज के जाल में फंसा देते हैं। हैदराबाद पुलिस ने इस गिरोह के 9 लोगों को अरेस्ट किया। हैदराबाद पुलिस को किस तरह की इंफॉर्मेशन मिली, पहले एक बार सुनिए, फिर ऐसी बातें हैं वो पहले बताता हूं, बातें सुनिए पहले, पुलिस की बात तो छोड़िए। हैदराबाद पुलिस ने इस मामले में 9 लोगों को गिरफ्तार किया। इनमें कईयों के पास लैपटॉप, मोबाइल और फर्जी सिम कार्ड मिले। हैदराबाद पुलिस के मुताबिक इस गैंग के देश भर में 700 से ज्यादा लोग फैले हुए हैं, देश भर में। तो यह मत सोचिएगा कि आप नहीं फंस सकते। इन साइबर ठगों ने देश के करीब 15,000 लोगों से 720 करोड़ रुपए की ठगी की, यानी एक आदमी से औसतन 5 लाख रुपए ठगे। और 720 करोड़ रुपए समझ रहे हैं कितनी बड़ी रकम है। हैरान करने वाली बात यह कि इन ठगों ने पढ़े लिखे सॉफ्टवेयर इंजीनियर्स को भी अपना शिकार बना लिया। एक इंजीनियर तो 28 लाख रुपए गंवा चुका है भाई। दरअसल गिरोह के लोग खुद को मल्टीनेशनल कंपनी का बताकर शानदार अंग्रेजी बोलते हैं, अंग्रेजी में काम करते हैं। ये साइबर ठग यूट्यूब, फेसबुक के वीडियो लाइक करने और गूगल पर किसी प्रोडक्ट या सर्विस के बारे में सुझाव के नाम पर लोगों को एक्स्ट्रा कमाई करने का ऑफर देते हैं। शुरुआत में 5,000 रुपए तक की छोटी मोटी रकम इन्वेस्ट करवाते हैं और पहला टास्क पूरा होने के बाद बदले में 7 से 10,000 रुपया रिटर्न में दे देते हैं। आदमी फंस गया, अरे यार 5,000 लगाए 10,000 आया। उसको लगता है अरे ये तो सही लोग हैं, पैसा दे रहे हैं। अब ये पैसा आतंकवादियों तक कैसे पहुंचता है, क्योंकि इसके बाद तो वो फंसाना शुरू करते हैं ना। 5,000 लगाए 10,000 दिए, फिर 50 लगाएंगे, फिर 2 लाख लगाएंगे, 3 लाख, ऐसे में आप फंसते जाते कि अब आएगा पैसा, अब आएगा पैसा। नहीं आता भाई। और वो पैसा कहां जाता है, कैसे टेररिस्ट के पास पहुंचता है, कैसे चीन पहुंचता है, ये सब समझिए। हैदराबाद पुलिस को शुरुआती जांच में इस गिरोह के लोगों से 48 बैंक खाते मिले जो फर्जी शेल कंपनियों के नाम पर बनाए गए। इसके अलावा 113 बैंक खातों का इस्तेमाल हुआ था। इतने ज्यादा अकाउंट इसलिए खोले जाते हैं ताकि इनकम टैक्स डिपार्टमेंट की नजरों से बच सके। बाद में इन अकाउंट में जमा रकम को क्रिप्टो करेंसी में बदलकर पहले दुबई ट्रांसफर किया जाता है और बाद में यह पैसा चीन चला जाता है। मतलब आप जो एक्स्ट्रा कमाई के नाम पर फंस रहे हैं, वहां एक्स्ट्रा कमाई चीन कर रहा है। पुलिस ने यह डिटेल भी निकाली है कि करीब 65 बैंक अकाउंट में से 128 करोड़ रुपए का ट्रांजैक्शन चीन के 3 लोगों ने किया था। इस केस में हैदराबाद पुलिस के साथ एनआईए भी अब काम कर रही है। खुलासा हुआ है कि चीन से यह पैसा लेबनान में बैठे आतंकी ग्रुप हिजबुल्लाह तक पहुंचाया जा रहा है। यानी आपको ज्यादा कमाई का झांसा देकर यह पैसा आपसे ठगा जा रहा है और फिर यह पैसा चीन के रास्ते भारत के दुश्मनों, आतंकियों तक पहुंच रहा है। इस पूरे काम के लिए साइबर ठग भारत में फंसाए गए लोगों के डॉक्यूमेंट्स मदद से सारे काम करते हैं, जैसे बैंक अकाउंट खोलना, सिम कार्ड खरीदना, ताकि पकड़े जाने पर यही लोग फंसे। हैरान करने वाली दूसरी बात यह भी है कि ये उन लोगों को भी अपने गैंग में शामिल करते हैं जो कर्ज के बोझ में बहुत ज्यादा फंस चुका है। वो तो फंस गया तो उसको ऑफर देते हैं कि लोगों से इन्वेस्ट करवाओ तो तुम्हारा लोन खत्म करवा देंगे। वो जाके दूसरों को फंसाता है, ना उसका लोन खत्म करते हैं और दूसरा फंस गया सो अलग। व्हाट्सएप पर एक्स्ट्रा कमाई वाली ठगी के शिकार में ज्यादातर लोग पुलिस के पास तो जाते ही नहीं, वो डर जाते हैं। हालांकि अगर सही टाइम पर पुलिस के पास पहुंच जाएं तो आपका पैसा बाहर भेजने से पहले रोका जा सकता है। आपका पैसा शायद आपको मिल भी सकता है। इसके बारे में ज्यादा जानकारी के लिए हमने साइबर अपराधों पर काम कर रहे नोएडा के एडिशनल डीसीपी शक्ति अवस्थी से बात की और वो जो बता रहे हैं वो सुनिए, आपके बहुत काम आएगी ये बात। आप ऐसे किसी साइबर फ्रॉड में फंस गए हैं, खास करके जो आजकल टेलीग्राम से रिलेटेड फ्रॉड चैनल में फंस गए हैं, तो तुरंत ही आप 1930 को सूचित करें और अपनी कंप्लेंट दर्ज कराएं। उसमें अपना ट्रांजैक्शन आईडी, रेसिपिएंट का फ़ोन नंबर, आईडी, जिस भी यूपीआई आईडी पे आपने पेमेंट किया है उसको भी तुरंत दर्ज कराएं ताकि अमाउंट ब्लॉक हो जाए। जैसे ही अमाउंट ब्लॉक होता है और आपने 1930 पर सूचना दे दी, तुरंत ही अपने निकटतम पुलिस थाने आए और वहाँ पर अपनी कंप्लेंट दर्ज कराएं। साथ ही साथ जब आप 1930 पे कंप्लेंट कराते हैं तो cybercrime.gov.in पर भी वो कंप्लेंट रजिस्टर हो जाती है। उसको अपने निकटतम थाने से फॉलोअप करते रहें और पहले आपका पैसा रिकवरी होगा, उसके बाद जो मुजरिम है जिन्होंने फ्रॉड किया उनको पकड़ा जाएगा। बहुत सारे
सारे लोग एक्स्ट्रा इनकम के चक्कर में इस तरह के अपराधों का शिकार बन जाते हैं। वह लोग एक्स्ट्रा इनकम स्टॉक्स के माध्यम से और जो बहुत ही ज़्यादा रिटर्न देने वाले इन्वेस्टमेंट स्कीम्स हैं उनके माध्यम से बहुत लोग एक्स्ट्रा इनकम के बारे में सोचते हैं। लेकिन हमेशा याद रखें कि एक्स्ट्रा इनकम कमाने का जो सही तरीका हो उसी को अपनाएं और एक्स्ट्रा इनकम हमेशा सही सोर्सेज से अपनाएं, अपनी मेहनत से अपनाएं, अपने हुनर से अपनाएं, अपने आर्टिस्टिक टैलेंट से अपनाएं और उसके अलावा आपकी पढ़ाई लिखाई में आपने जो भी चीज़ें की हैं उनसे करें। कभी भी साइबर के माध्यम से या ऐसी चीज़ों के माध्यम से जो बिना किसी मेहनत के और केवल आपको ऐसे लुभावने ऑफर दे रही हैं उनसे बचने का प्रयास करें। यानी घबराने की बजाय पुलिस के पास जाइए बॉस, घबराने से क्या होगा। अब आपको आवाज की कॉपी करके ऑडियो फ्रॉड कैसे होता है यह भी बताता हूं। आजकल मार्केट में एक नए तरह का ऑनलाइन फ्रॉड आया हुआ है, इसका नाम है वॉइस क्लोनिंग फ्रॉड। इसमें साइबर ठग एआई की मदद से आपकी आवाज की हूबहू कॉपी कर ले रहे हैं। मतलब फोन पर बात करने के दौरान आपकी आवाज, बात करने का तरीका, सब कुछ कॉपी हो जाएगा। इसके बाद ये लोग आपके परिवार, रिश्तेदार या किसी दोस्त को फोन करेंगे और आपकी आवाज में उससे कहेंगे कि आप किसी मुसीबत में फंस गए हैं, आपका मोबाइल खराब हो गया और अचानक पैसे की जरूरत पड़ गई। अब आपको तो लगेगा कि आवाज तो सेम है, तो आप इसके लिए अलग से बारकोड भेज देंगे आपको, क्योंकि आपका फोन तो काम नहीं कर रहा है। भाई वो यही बोलेगा कि भाई मैं मुसीबत में फंसा हुआ हूं, मेरा फोन काम नहीं कर रहा है, यार एक काम कर, इतना कर, 5,000 रुपए भेज दे। मान लीजिए कि एग्जाम्पल दे रहा, आवाज मैच कर रही है, आप फंस गए 5,000 रुपए, तो बोलेगा कि यार मेरा फोन काम नहीं कर रहा है तो फलाने के नंबर से भेज रहा हूं। तो आपको शक भी नहीं होगा कि दूसरे नंबर से बारकोड क्यों आ रहा है। इस जल्दबाजी में आपके परिवार के लोग या दोस्त पैसा ट्रांसफर कर देंगे, क्योंकि आवाज वही है जो आपकी है। यह तो सिर्फ एक उदाहरण है। यह साइबर ठग आपकी आवाज को कॉपी करके बहुत से बहाने बताकर पैसा ट्रांसफर करवाते हैं, जैसे एक्सीडेंट हो गया, पर्स चोरी हो गया है। इसके अलावा ये ठग इस नकली आवाज से डेबिट या क्रेडिट कार्ड की डिटेल भी पूछ लेते हैं। भाई घर पे मान लीजिए आपके पति की आवाज में फोन आया कि सुनो जरा वो क्रेडिट कार्ड का डिटेल बताना, मैं आज लिखना भूल गया हूं या लाना भूल गया हूं। आपने बता दिया, हो गया कांड। आवाज सुनकर यह भरोसा ही नहीं होता कि कोई और बोल रहा है। तो इसलिए अगर इस तरह का कोई फोन आपके पास दूसरे नंबर से आ रहा है जिसमें आपका कोई अपना फोन कर रहा है और कह रहा है कि मेरे साथ ये हो गया, वो हो गया, मदद करो, पैसा दो, तो उसको बोलिए रखो और फिर अपने उस रिश्तेदार के खुद के नंबर पे फोन कीजिए कि तुमने ऐसा फोन किया था कि नहीं। इस फ्रॉड के बारे में आप में से बहुत से लोग जानते भी नहीं होंगे, लेकिन यह फ्रॉड सिर्फ भारत में नहीं बल्कि अमेरिका और यूरोप जैसे बड़े बड़े देशों में हो रहा है। यह फ्रॉड कितनी बड़ी मुसीबत बनने वाला है, इसके आंकड़े कुछ आपको बताता हूं। भारत में वॉइस क्लोनिंग फ्रॉड के शिकार हुए 4 लोगों पर एक सर्वे हुआ। इसमें 85% लोग इस फ्रॉड का शिकार हो गए। 4,000 लोगों पर सर्वे हुआ, इसमें 85% लोग इस फ्रॉड का शिकार हो गए। यानी ये लोग पहचान ही नहीं पाए कि फोन करने वाला कोई अपना नहीं बल्कि ठग है। सोचिए कितनी सेम आवाज होती होगी। 4,000 में से 85% लोग फंस गए। इसके अलावा करीब 2,000 लोग ऐसे थे जिन्होंने 50,000 रुपए ट्रांसफर भी कर दिए। इन 4,000 लोगों में से 46% लोगों को माता पिता की आवाज में कॉल आई थी, 34% को पत्नी की आवाज में कॉल आई थी और 20% लोगों को उनके बच्चों की आवाज में कॉल की गई थी। तो अगली बार बहुत ध्यान रखिए, ये एआई, ये सब चीजें जो आ रही हैं, ये इस तरह का खतरा भी पैदा कर रही हैं। फोन आए मदद के लिए तो काट के खुद फोन लगाइए और पता कीजिए कि वही आदमी है कि नहीं जिसकी आवाज बताई जा रही है। एक छोटा सा ब्रेक ले रहे हैं, फैक्ट चेक की क्लास लेकर लौटूंगा। आईफोन खरीदने के लिए मां ने अपने बेटे को बेच दिया, इस दावे का सच क्या है ये आपको बताऊंगा। पाठशाला में अब फैक्ट चेक की क्लास। सोशल मीडिया पर बच्चे को गोद में लिए एक महिला का वीडियो वायरल हो रहा है। दावा किया जा रहा है कि इस महिला ने आईफोन 14 खरीदने के लिए अपने 8 महीने के बच्चे को बेच दिया। यह खबर हर किसी को हिला देने वाली है, इसलिए हमने इस खबर का फैक्ट चेक किया कि क्या कोई मां आईफोन खरीदने के लिए बच्चा बेच सकती है। हमारी रिसर्च में पता चला कि महिला ने अकेले नहीं बल्कि अपने पति के साथ मिलकर यह हरकत की है। घटना पश्चिम बंगाल के नॉर्थ 24 परगना जिले की है। आरोप है कि इस कपल को इंस्टाग्राम पर रील्स बनाने का ऐसा शौक चढ़ा कि उन्होंने रील्स बनाने के लिए आईफोन 14 खरीदने की सोची, लेकिन महंगा फोन खरीदने के लिए उनके पास पैसे नहीं, जिसके बाद उन्होंने पैसे जुटाने के लिए अपने 8 महीने के बच्चे को बेच दिया। पुलिस ने बच्चे को बरामद किया, उसकी मां को गिरफ्तार कर लिया है। हालांकि बच्चे का पिता अभी फरार है। यानी यह खबर सच्ची निकली हमारे फैक्ट चेक।